हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। फटाफट से आ जाइए, जल्दी। हार्दिक अभिनंदन है सभी का। तो आज हम देखिए यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में गद्य भारती पढ़ रहे हैं। और गद्य भारती में हमारा जो चैप्टर आज नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। आपके शायद सीक्वेंस में थोड़ा अलग है क्योंकि मैंने साहित्यिक हिंदी का इंडेक्स दिया था, तो इस वजह से मेरा जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो कोई बात नहीं बच्चों, चैप्टर नंबर हमारा वही रहेगा जो आपके सीक्वेंस में है। चैप्टर नेम वही रहेगा, चैप्टर नंबर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। जैसे इसके बाद में एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे मेरे पास है ना, ये कौन सी है भाई, चित्रा प्रकाशन की बुक है। और इस चित्रा प्रकाशन की बुक में जो चैप्टर आता है निंदा रस, वो चैप्टर नंबर 5 के रूप में आता है। ठीक है, पहला आ गया हमारा राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा आ गया हमारा रॉबर्ट नर्सिंग होम में, तीसरा अशोक की फूल, भाषा और आधुनिकता, और निंदा रस। फिर एक चैप्टर और रहा है हम और हमारा आदर्श। तो निंदा रस यहाँ पर 5th चैप्टर कहा जाएगा, लेकिन साहित्यिक हिंदी में थोड़ा सा अलग है, बीच बीच में कुछ चैप्टर है, उस वजह से 7th नंबर पर आया। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम सामान्य हिंदी की तरह से हम सीक्वेंस में चल रहे, बिल्कुल क्रम से चल रहे, कोई क्रम छूटा नहीं है। तो आज हम यहाँ निंदा रस के जो लेखक है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी और काफ़ी इंटरेस्टिंग, और काफ़ी जब इनकी हम निबंध वगैरह पढ़ते हैं तो काफ़ी हंसी सी भी आती है और मनोरंजन होता है, आनंद भी आता है, रस भी मिलता है। तो वही उसी रस को हम पढ़ने वाले, उसी रस को प्रदान करने वाले जो लेखक है हरीश शंकर परसाई जी, आज उनका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे और साथ में साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। आपके लिए मैटर करता है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय हमें कैसे लिखना है वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। डेली जब भी हम साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं या जीवन परिचय पढ़ते हैं, हमेशा ही हम देखते हैं, कभी छूटता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो बिना देर करे अभी तो हम पढ़ने शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं आज निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। देखिए, एक चीज़ बताती हूँ, आपने कभी किसी की बुराई करी? मतलब कोई व्यक्ति है, बहुत आज अच्छा सा प्रसिद्धि पा रहा है, मतलब बहुत फेमस हो गया है, या काफ़ी कुछ अर्निंग कर ली है उसने, काफ़ी कुछ स्टेटस उसका बढ़ गया है, समाज में उसको लोग पूछने लगे हैं, या फिर पैसा उसके पास अच्छा आ गया है, पहले नहीं था। तो आस पड़ोस के लोग कुछ गॉसिपिंग करते होंगे, आस पड़ोस के लोग कुछ बड़बड़ाते होंगे, भाई फला व्यक्ति, अरे ये तो रिश्वत लेता होगा इसलिए इतना पैसा आता, वरना इतना पैसा कहाँ से आएगा। क्यों हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति इतनी सेविंग करे, अच्छे से घर को चलाए, तो वो कुछ और अपने घर में कार भी ला सकता है, अपने घर में और भी चीज़ें सामग्री ला सकता है, अपने भौतिक संसाधनों से युक्त घर बना सकता है, लग्जरी लाइफ जी सकता है, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, भाई मेहनत कर रहा है। अब मेहनत जो नहीं करते हैं ना, वो क्या करेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, भाई इसने ऐसा कैसे करा, इसने ऐसा कैसे करा, उसके अंदर की कमियों को ढूंढना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे। भाई दूसरों की बुराई करना ही तो निंदा होता है। अब एक चीज़ बताइए, जैसे मैं बुराई कर रही हूँ, तो जिसके सामने करी उसको तो इंटरेस्ट आ रहा, वो सुनेगा, हाँ ऐसा हुआ भाई, एक महिला दूसरी महिला के पास गई, हाँ ऐसा हुआ, एक लड़की दूसरी लड़की के पास, एक लड़का अपने दूसरे फ्रेंड के पास, ग्रुप है और ग्रुप में एक लड़का काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहा है या अच्छी जॉब में लग गया है, और फिर वो सुना भाई कि उसकी अजय की नौकरी लग गई है, भाई सरकारी नौकरी लग गई है। कैसे लगी भाई, क्या लगा भाई, हम ये नहीं देखेंगे बंदे ने कितनी मेहनत करी है, क्या करा है, पेपर अच्छा हुआ है, कितने सालों से संघर्ष कर रहा है, जब जाके लगी है, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। ये तो हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। हम डायरेक्टली क्या सोचेंगे, उस ग्रुप के पास जाएंगे जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं, यानी कि हमारा जो दोस्ती का ग्रुप था उसके पास जाएंगे, फला व्यक्ति जो नौकरी लगा है वो तो पहले से अलग हो गया, उसकी बात तो की नहीं जा रही है, उसको पहले से अलग कर दिया। अब जो बाकी के बचे लोग हैं वो आपस में कहेंगे भाई पक्का चीटिंग करी होगी, या फिर STSC कोटे में आया होगा, या फिर उसके पापा ने अप्रोच लगाई होगी, या फिर कुछ भी हुआ होगा। उसकी क्या करनी है, हमें निंदा करनी है, हमें बुराई करनी है। तो जो सुनने वाले हैं वो भी इंटरेस्ट लेंगे, और जो कहने वाला है वो भी इंटरेस्ट के साथ कहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो करते समय हमें जो आनंद प्राप्त होता है, और हम किसी की बुराई सुन रहे हैं तो सुनते समय हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे बोलते हैं रस। क्या बोलते हैं, आनंद को क्या बोलते हैं, रस। रस का मतलब है आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति। उनको सुख प्राप्त हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, हर्ष हो रहा है, मतलब कुछ मिल रहा है उनको कि यहाँ से हमें कुछ रस मिला है, तो वो क्या है, निंदा रस। बुराई के कारण जो रस प्राप्त होता है, बुराई करने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो होता है आनंद का रस या फिर निंदा रस। आया समझ में अच्छे से? अब हम पढ़ते इसके लेखक। तो
हरिशंकर परसाई जी व्यंग की दुनिया में, व्यंग साहित्य में आधार स्तंभ कहे जाते हैं, बेस कहे जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी ने निंदा के बारे में या मतलब एक व्यंगकार के लिए, एक व्यंग के आधार पर व्यंगकार के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में गिने जाते हैं व्यंग के क्षेत्र में। तो ऐसे है हरिशंकर परसाई जी, उनका जीवन कैसा है, कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्या क्या उनके साहित्य में इतना अनोखा है कि आज उनको इतने अच्छे नाम से, अच्छे पद से साहित्यकार के रूप में, एक व्यंगकार, व्यंग साहित्यकार के रूप में गिना जाता है। तो क्या ऐसा उन्होंने किया है, तो शुरू करते हैं बिना देर करे। तो समझ में आ गया ना किन किन बच्चों को पढ़ना है अच्छे से, पीसीएम वाले, पीसीबी वाले या आर्ट्स वाले, सारे बच्चों को ये चैप्टर पढ़ना है, कोई भी नहीं छोड़ेगा। आर्ट्स वाले बच्चों के तो और भी 2-4 चैप्टर और हैं, वो भी पढ़ने उनको। तो शुरू करते हैं हम यहाँ हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो ये है हरिशंकर परसाई जी, सशत प्रणाम करती हूँ सर आपको। यहाँ पढ़ते हैं हम। जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में, तो आने वाला है इनका जन्मदिन भाई, है ना। 22 अगस्त, तो आज क्या हो गई, 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। और उसके बाद 22 अगस्त जरूर आ जाएगा। मेरी भतीजी का बर्थडे भी 22 अगस्त को आता है, तो याद रहेगा मुझे इनका जन्मदिन। तो 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ के थे भाई, एमपी के थे। जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश के है कौन, हरिशंकर परसाई जी, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट है संपादन। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। काफी प्रसिद्ध पत्रिका है, काफी प्रसिद्ध है ये पत्रिका। और लेखन की विधा क्या है, व्यंग, केवल और केवल कमेंट पास करना है। चाहे उन्होंने समाज में कोई चीज़ देख ली हो, समाज का कोई शीर्षक ले लिया हो, या फिर उन्होंने अपने आसपास कोई किसी व्यक्ति को देखा हो, आसपास होने वाली घटनाओं को देखा हो, आसपास होने वाली प्रसिद्धि को देख लिया हो, साहित्यकारों को देख लिया हो, साहित्यकारों की रचनाएं उन्होंने पढ़ ली हो, सभी चीज़ों में व्यंग, सभी चीज़ों में किसी न किसी रूप में उन्होंने व्यंग किया है। व्यंग करके ये बताने का प्रयास करा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। जिस दिशा में जा रहे हैं क्या हमें अगला कदम वहाँ बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। कमेंट करके हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है उन्होंने कि हमें ये कार्य करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो लेखन की विधा एकमात्र क्या है, व्यंग किया है उन्होंने। निबंध उनके व्यंगकार है, कहानी उनकी व्यंग में है, उपन्यास उनके व्यंग के तौर पर। तो व्यंग्यात्मक साहित्य ही लिखा है। तो उन्होंने कैसा लिखा है, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक साहित्य की रचना। ठीक है। भाषा कैसी है उनकी, बिल्कुल ही सरल है, प्रवाहमयी। प्रवाहमयी का मतलब क्या होता है, धारा प्रवाह जो चलता है उसे बोलते हैं प्रवाहमयी। और खड़ी बोली, खड़ी बोली तो साहित्य की भाषा बन चुकी थी, द्विवेदी युग में ही बन चुकी थी। भारतेंद्र युग में धीरे धीरे होते होते द्विवेदी युग में खड़ी बोली साहित्य की एकमात्र भाषा बन चुकी थी। और सभी लोग खड़ी बोली का प्रयोग करके और साहित्य की रचना करते थे। उसके साथ में खड़ी बोली को सरलता प्रदान की गई, खड़ी बोली को सहजता प्रदान की गई, और खड़ी बोली को सुबोधता प्रदान की गई। बिल्कुल सरल, सहज, सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग करने लग गए थे। शैली उनकी है भाई देखिए, व्यंग्यात्मक और आत्मपरक। उन्होंने स्वयं पर लेकर ही सारे कार्य करे। दूसरों का भले कमेंट किसी पर किया हो, व्यंग किसी पर किया हो, लेकिन जो माध्यम है उन्होंने खुद को बनाया है, ताकि किसी को बुरा न लगे कि भाई फला व्यक्ति के बारे में परसाई जी ने कुछ कह दिया है, फला व्यक्ति के विषय में कुछ कह दिया है, उनके जीवन में झांकने की कोशिश कर ली है, या उनके कोई लेखन की उन्होंने बुराई कर ली है। तो ऐसा न सोचे, इसलिए उन्होंने आत्मपरक यानी कि खुद स्वयं को माध्यम बनाकर ही कथा या उपन्यास या जो भी निबंध है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। आत्मपरक के खुद को जोड़कर स्वयं को साहित्य से जोड़ दिया है। स्वयं को शीर्षक से, जो भी प्रकरण था या जो भी टॉपिक था उस टॉपिक से या उस विषय से उन्होंने स्वयं को जोड़ दिया। तो कैसी है, व्यंग्यात्मक और आत्मपरक शैली है, याद रखिएगा अच्छे से। और अगर 1 नंबर में पूछा जाता है तो आपको इतना लिखना है, और डिटेल में पूछा जाता है तो आपको मैं बताऊंगी कैसे लिखना है। तो ये क्लियर हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं, आप इसको भी डिटेल में लिख सकते हो कि हरिशंकर प्रसिद्ध व्यंग्यकार
प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में जमाना होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी द्वारा संपादित की गई एकमात्र प्रसिद्ध पत्रिका है, मासिक पत्रिका वसुधा नामक प्रकाशित की गई थी, संपादित की गई थी। लेखन विधा उनकी एक ही प्रकार की है, उन्होंने व्यंग्य विधा में ही सारे साहित्य का सृजन कर डाला है। भाषा उनकी सरल प्रवाहमयी और खड़ी बोली है, सरल प्रवाहमयी और खड़ी बोली भाषा का उन्होंने प्रयोग करा है। साथ में अगर लेखन शैली की बात करते हैं, कौन सी शैली है ये? लेखन शैली है। लेखन शैली उनकी कैसी है? व्यंग्यात्मक और आत्मपरक। क्लियर हो गया अच्छे से? बेटा 1924 मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो आप 1922 की तरफ न जाइएगा, 1924 की तरफ ही जाइएगा, क्योंकि 1922 अगर आपकी बुक में लिखा है तो वो गलत है, 1924 ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आता है यहाँ डिटेल फॉर्म में, जो मैंने आपको पहले बताया उसको आपको डिटेल में लिखना है, तो पैराग्राफ बन गया। अब इतना लिखने के बाद में फिर आपको साहित्य में स्थान लिखना है या साहित्यिक परिचय लिखना है। देखिए बच्चों, कई बच्चे पूछते हैं कि मैम साहित्यिक परिचय में जीवन परिचय देना ही नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ 12th के बच्चों के लिए बात है ये। 12th के बच्चे जो यूपी बोर्ड के हैं उनके लिए बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में 2 तरह का आता है, जैसे साहित्यिक परिचय भी होता है, जीवन परिचय भी होता है, लेकिन आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और ये 60 से 80 शब्दों के बीच में पूछा जाता है और आई थिंक 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 3 या 4 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, 80 शब्दों में आपको सबसे पहले एक पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में जीवन का उल्लेख करना है और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करना है। आप ये सब नहीं लिखना चाहते हो, आप इसी को एक पैराग्राफ में लिख लीजिए। ये जीवन का उनका उल्लेख हो गया है, पूरा डिटेल दे दी उनको। उसके बाद में आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, डायरेक्टली लिखना है। और साहित्यिक परिचय में आपको रचनाएं लिखनी है, जीवन परिचय में रचनाएं नहीं लिखनी है। और थोड़ा सा जीवन परिचय अगर हम दे देते हैं तो अच्छा है ना, कि हम जिन कवि लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं या हम उनको पढ़ा रहे हैं या लिख रहे हैं जिनके बारे में, उनका जन्म भाई कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी क्या विशेषता है, तो ये तो बहुत छोटी सी विशेषता, उसको हम लिख सकते हैं। तो ये वाला पेज अगर आप नहीं लिखो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं। बाकी आपको परिचय कैसे लिखना है वो मैं बता रही हूँ। आपने ये फर्स्ट पेज लिखा, इसको आपको लिखना है। ठीक है, मैंने राइट कर दिया है कौन कौन से पेज आपको लिखने हैं। अब ये हम एक बार कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। प्रारंभ से लेकर स्नातक स्तर तक, स्नातक कौन सा होता है भाई? बीए होता है। क्या होता है? बीए। प्रारंभ से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर और स्नातक स्तर तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई है, यानी कि शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूप से, और जब बड़े हुए हैं उनका जो बचपन है या युवा हुए हैं वो भी सब मध्य प्रदेश में ही हुआ है, होशंगाबाद में हुआ है। और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया था। किस में किया था भाई? हिंदी में। और कहाँ से किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, हरिशंकर परसाई जी ने एमए किस विषय में किया था? तो कई ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने एमए अलग अलग विषयों में भी किए थे, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में आ गए। हरिशंकर परसाई जी पूर्ण रूप से हिंदी के ही कवि है, लेखक है, साहित्यकार है। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने जंगल विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया, पढ़ाने का। अध्यापन का मतलब क्या होता है? टीचर, टीचिंग की है उन्होंने, पढ़ाने का कार्य किया है। तथा सन 1941 से 43 ईस्वी तक 2 वर्ष जबलपुर में स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। ठीक है, क्लियर है? नहीं लिखना चाहो ना, ये कोई जरूर नहीं है आपको ये वाला लिखना है, आप उस पेज, पहले वाले पेज को डिटेल फॉर्म में बना के लिख सकते हो। देखिए बार बार बता रही हूँ मैं, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप डाउट्स ग्रुप में एक क्वेश्चन कंटिन्यू रहता है, मैम साहित्यिक परिचय कैसे लिखे, मैम साहित्यिक परिचय कैसे लिखे, और हर बार मुझे पर्टिकुलर बच्चे को ये बोलना पड़ता है आपको ऐसे लिखना है, आपको वैसे लिखना है, आपको वैसे लिखना है। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर बार बार आप कितनी बार दोगे? आप खुद भी दोगे तो आप खुद भी बोर हो जाओगे। तो मैं बोर नहीं, लेकिन फिर भी मैं बार बार बताती हूँ आपको, क्लास में बताती हूँ तो आप ढंग से सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। आज इसको टिक लगा देना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन कौन से पेज हमको लिखने हैं और फिर आप उसको नोट डाउन करना।
और वैसे अगर आपको, क्योंकि मैं एक बार सोच रही हूँ कि पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बता दूंगी गद्य में, तो वही आप याद करिए, और पद्य में भी अलग से बता दूंगी। लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, 2 चैप्टर है, एक चैप्टर तो ये रहा, एक चैप्टर और है अब्दुल कलाम जी का, वो करते ही मैं गद्य भाग के इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बता दूंगी, और वो आपको लिखना है, एक तरफ लिख कर रख दीजिए और याद कर लीजिए। और अगर उससे भी जल्दी आपको चाहिए तो लास्ट ईयर में साहित्यिक परिचय की क्लास थी, आप शायद देख सकते हैं अक्टूबर या नवंबर में, आप देख सकते हैं शायद ये क्लास हुई थी, मुझे इतना याद नहीं है। तो उसमें मैंने साहित्यिक परिचय में गद्य के भी करवाए थे और पद्य के भी करवाए थे, हो सकता है 2 पार्ट में थी ये क्लास, तो वहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि स्पेशल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए थी वो, ठीक है। 1943 में वही मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए। 1952 ईस्वी में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1953 से 1957 ईस्वी तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। देखिए, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और फिर वापस प्राइवेट सेक्टर में आ गए। 1957 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की, कलकत्ता के ललित कला महाविद्यालय से। 1960 में डिप्लोमा किया। अब भाई देखिए, मन नहीं लगा उनका, हिंदी में एमए किया था, कुछ करना चाहते थे साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन पढ़ाना, पहले उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लगी, स्कूल में पढ़ाने लगे, फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगे, लेकिन मन नहीं लगा पढ़ाने से। उनका जो वो कुछ करना चाहते थे जीवन में, वो सब नहीं कर पा रहे थे, तो उनका मन नहीं लगा वहाँ, इसलिए उन्होंने नौकरी धंधे सब कुछ छोड़ दिए और स्वतंत्र लेखन कार्य में लग गए, यानी कि लेखन की शुरुआत करने लग गए। और कलकत्ता के ललित कला महाविद्यालय से 1960 में डिप्लोमा किया कि किस तरह से लेखन करना चाहिए। अध्यापन कार्य में ये कुशल थे, किंतु आस्था के विपरीत अनेक बातों का अध्यापन इनको यदा कदा खटक जाता था। यदा कदा का मतलब होता है जब कभी भी उनको थोड़ा सा बुरा लग जाता था, खटक जाता था कि आस्था के विपरीत, कि भाई हम जो सोच रहे हैं उसके विपरीत कोई कार्य करना। तो ये तो लीक पर चलने वाले थे, लीक से हटके काम करने वाले नहीं थे। अनेक बातों का अध्यापन इनको यदा कदा खटक जाता था। 10 अगस्त 1995 में इनका निधन हो गया, ठीक है। तो 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जमाना होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और 10 अगस्त का ही महीना था, 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गया ये इतना? तो आपको क्या लिखना है, वो जो फर्स्ट पेज मैंने टिक किया था उसके बाद आपको ये और लिखना है, यहाँ से बस, ये देखिए फिर टिक कर रही हूँ, यहाँ से और यहाँ तक कि जन्म का विवरण हो गया पूरा और ये मृत्यु का विवरण बता दिया। बाकी आप न लिखे कोई बात नहीं। साहित्य में इनकी रुचि अब यहाँ से शुरू होता है। साहित्य में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। अध्यापन कार्य के साथ साथ ये साहित्य सृजन की ओर मुड़े। सृजन का मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब नई नई चीज़ें बनाना, नए नए विषयों पर लिखना। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कोई कवि लेखक कोई साहित्यकार तो हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे कोई कविता बोलनी है तो मैं किसी कवि की कविता को उठाऊंगी, देखूंगी भाई कौन सी कविता है, कोई कविता पाठ हो रहा है या कंपटीशन हो रहा है, तो मैं उसमें क्या करूँगी अपनी, क्योंकि मैं कोई कलाकार तो हूँ नहीं जो मैं खुद कविता बनाने बैठ गई हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, उन कवियों की कविताओं को लूँगी और फिर वो होगी, तो वो मेरा सृजन नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार उस कविता को कह डाला है, कविता को गा दिया है मैंने। अब रुचि कब होगी, मेरी क्रिएटिविटी यानी मेरी सृजनशीलता कब पता चलेगी, जब मैं स्वयं द्वारा बनाई गई कविता को गाती हूँ या बोलती हूँ, तो वो क्या है, मेरी क्रिएटिविटी। तो ऐसे हरिशंकर परसाई जी अपनी सृजनशीलता में लग गए थे। तो साहित्य सृजन की ओर मुड़े जब यह देखा कि इनकी नौकरी इनके साहित्यिक कार्य में बाधा पहुंचा रही है, तो इन्होंने नौकरी को तिलांजलि दे दी, यानी कि छोड़ दी। नौकरी क्यों छोड़ी थी भाई, साहित्य सृजन में तकलीफ दे रही थी, क्योंकि या तो नौकरी कर लो या साहित्य की रचना कर लो, बार बार छुट्टी नहीं मिलेगी। साहित्यकार को एकांत में समय चाहिए, थोड़ा साहित्य को सृजन करने के लिए उसके पास समय नहीं होता है, और नौकरी करने के लिए बच्चों पे पूरी अटेंशन देना जरूरी होता है, फिर कामकाज घर के बहुत सारे हो जाते, तो उनको समय नहीं मिल पा रहा था। तो नौकरी की वजह से उनको बाधा लग रही थी, तो उन्होंने क्या करा, सरकारी नौकरी ही छोड़ दी। फिर कुछ समय के लिए फिर आमदनी की कमी हो गई, फिर उन्होंने प्राइवेट नौकरी करी, लेकिन प्राइवेट नौकरी में तो और ज़्यादा उनको थकाया जाता था, वो
अपनी जो साहित्य उसकी रचना कर ही नहीं पाते थे, फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया। आर्थिक तंगी तो थी भाई, ऐसा तो नहीं है कि हरिशंकर परसाई जी कोई खानदानी खजाना लेकर आए थे और उसको खाए जा रहे थे और वो कुछ करते, इसलिए बार बार नौकरी करनी पड़ रही थी। लेकिन अंत में क्या हुआ, सब चीज़ों को तिलांजलि देकर और साहित्य की सृजन में जुट गए थे। तिलांजलि दे दी और स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करके साहित्य साधना में जुट गए। इन्होंने जबलपुर से वसुधा बहुत ही प्रसिद्ध मासिक पत्रिका थी, वसुधा नामक एक साहित्यिक मासिक पत्रिका भी निकाली, जिसके प्रकाशन व संपादक ये स्वयं थे, खुद ही थे। किसी और को उन्होंने संपादक या प्रकाशक नहीं बनाया था, स्वयं ही थे, खुद ही इस मासिक पत्रिका को निकालते थे वसुधा। वर्षों तक विषम आर्थिक परिस्थिति में भी पत्रिका का प्रकाशन होता रहा। बाद में बहुत घाटा हो जाने पर इसे बंद कर देना पड़ा। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि भाई मासिक पत्रिका निकाल देता हूँ, हो सकता है मुझे कोई आमदनी मिल जाए, क्योंकि कोई और हो ना हो मेरी रचनाएं तो उसमें छपेगी ही। तो हुआ ये कि जैसा हम सोचते वैसा कभी होता ही नहीं है। परसाई जी नहीं, हम भी एक सामान्य मनुष्य है और हम भी जैसा सोचते वैसा होता नहीं है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे ये पत्रिका की जहाँ उम्मीदें थी उनको कि इस पत्रिका के माध्यम से मुझे कुछ मिलेगा, कुछ आमदनी होगी, लेकिन आर्थिक स्थिति जो है वो सही होने का नाम ले ही नहीं रही थी। और वैसे भी जो आर्थिक बैकग्राउंड था उनका वो सही नहीं था, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं वो सही नहीं था। लेकिन नौकरी करी, लेकिन फिर भी मन नहीं लगा, छोड़ दिया। और वसुधा पत्रिका के बाद उन्होंने कुछ कहीं से पैसे वैसे लेकर और फिर पत्रिका का प्रकाशन शुरू करा होगा, क्योंकि उसके लिए प्रिंटिंग प्रेस की भी जरूरत होती है, मशीन की जरूरत होती है। तो मशीनें वगैरह लाने के बाद भी उनको लगा कि कुछ कमाई हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। तो वहाँ से भी उनको थोड़ी निराशा हुई और काफ़ी घाटा हुआ, क्योंकि जितनी आमदनी होनी थी उतनी भी नहीं हुई, वो अपना खुद का खर्चा ही नहीं निकाल पा रही थी। सामयिक साहित्य के पाठक, सामयिक का मतलब क्या होता है, उस समय जिस समय की बात की जा रही है, समसामयिक, तात्कालीन, सामयिक, ये सब उसी समय की है। सामयिक साहित्य के पाठक इनके लेखों को वर्तमान समय की प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। परसाई जी नियमित रूप से साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्रिकाओं के लिए अपनी रचनाएं लिखते रहे। उनके द्वारा स्वयं के द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी वसुधा, उसको इन्होंने बंद कर दिया और फिर साहित्यिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और भी कई पत्रिकाएं थी, उनमें अपनी कविताओं, अपने लेखों को, अपने साहित्य को वे स्थान देने लग गए। तो क्लियर हुआ बच्चों इतना अच्छे से? आगे देखिए, परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ थे। देखिए बच्चों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको साहित्यिक परिचय जो है मैंने आपको बताया था यहाँ से लिखना है, ठीक है। ये मैं राइट कर रही हूँ, देख लीजिए, क्योंकि भूल गई थी मैं बीच में। ये वाला भी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें भी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि परसाई जी हिंदी व्यंग के आधार स्तंभ थे। इन्होंने हिंदी व्यंग को नई दिशा प्रदान करी। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकलांग श्रद्धा का दौर, टॉपिक पढ़ने में भी लग रहा है ना, श्रद्धा कभी विकलांग हो सकती है क्या? लेकिन ऐसी श्रद्धा जो बनावटी हो, कैसी है? विकलांग है, अपाहिज है। ऐसी श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति क्या होती है बच्चों? स्कॉलरशिप होती है। छात्रवृत्ति पर इन्होंने पेरिस प्रवास किया। प्रवास यानी कि पेरिस में रहे, क्योंकि फ्रांस ने उनको कुछ समय के लिए पेरिस में रहने के लिए छात्रवृत्ति दी थी, स्कॉलरशिप दी थी, इसलिए वे कुछ समय के लिए वहाँ पर भी माइग्रेट हुए थे, वहाँ थोड़े दिन रहे थे। ये उपन्यास एवं निबंध लेखन के बाद भी मुख्यतया व्यंग्यकार के रूप में ही विख्यात रहे। भले ही उन्होंने कहानियाँ लिखी, भले ही उन्होंने निबंध लिखे, भले ही उन्होंने उपन्यास लिखे, लेकिन वे कोई उपन्यासकार नहीं कहलाए, वो कोई निबंधकार नहीं कहलाए, वो कोई कहानीकार नहीं कहलाए। वे क्या कहलाए बच्चों? व्यंग्यकार कहलाए। यानी कि उनके साहित्य में उन्होंने जो चाहे कहानियों के माध्यम से कुछ बताया हो, चाहे उपन्यास के माध्यम से बताया हो, या फिर निबंधों के माध्यम से, निबंध में भी उन्होंने काफ़ी कई विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे हैं। तो सभी में एक तत्व, एक जो विषय है, एक जो तत्व कहा जाता है, आवश्यक तत्व, वह सभी में प्राप्त हुआ और वो है व्यंग। इसलिए उनको क्या कहा जाने लगा? व्यंग्यकार कहा जाने लगा। तो यह है हिंदी साहित्य जगत के व्यंग के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, क्योंकि यही वे व्यंग साहित्य के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई का नाम नहीं लिया तो फिर क्या लिया?
व्यंग तो वैसे काफ़ी साहित्यकारों ने भी और भी साहित्यकारों ने किया है, व्यंग्यात्मक लेख लिखा है, लेकिन जितना हरिशंकर परसाई जी ने किया है लिखा है उतना किसी ने नहीं लिखा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, व्यंग्यकार कहा जाता है। आगे देखिए, अब देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं। तो यहाँ लिखते हैं हम हरिशंकर जी की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, पहला आता है कहानी संग्रह। ये संग्रह है बच्चों, कलेक्शन, एक कहानी नहीं है, एक कलेक्शन में कई कई कहानियां, एक बुक में कितनी कहानियां हो सकती है उतनी कहानियां। तो पहले कहानी संग्रह का नाम है हंसते हैं रोते हैं, दूसरा है उनका जैसे उनके दिन फिरे। दो कहानी संग्रह है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। फिर आता है यहाँ उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी उनका उपन्यास है, और तट की खोज उनका उपन्यास है। तो दो उनके उपन्यास है और दो कहानी संग्रह है। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह आ गए हैं। रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज ये उनके उपन्यास है। अब इनके आते हैं बहुत सारे निबंध। ये निबंध संग्रह है, कलेक्शन, ये भी बहुत बड़ा कलेक्शन है, ये भी सब कलेक्शन है, इनके अंदर बहुत सारा निबंध साहित्य भरा हुआ है, निबंध भरा हुआ है। तो पहला देखिए, तब की बात और थी, दूसरा है भूत के पांव पीछे, तीसरा है बेईमान की परत, चौथा है पगडंडियों का ज़माना। पगडंडियों का ज़माना भी मैंने कभी किसी क्लास में पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर पांचवा है सदाचार की तावीज़, छठा है शिकायत मुझे भी है, और सातवां है और अंत में। ठीक है, तो ये सारे हैं उनके निबंध संग्रह। तो ये भी आपको लिखना है, सॉरी एक पेज और रह गया, ये भी आपको लिखना है। देखिए टिक करा है जो आपको लिखना है, और ये भी लिखना है। तो जो टिक कर दिया है वो आपको लिखना है। अब आता है यहाँ पर परसाई जी द्वारा रचित कहानी, उपन्यास तथा निबंध व्यक्ति और समाज की कमजोरियों पर चोट करते हैं। समाज और व्यक्ति में कुछ ऐसी विसंगतियां होती है, विसंगतियां यानी कि असमानताएं होती है, कुछ बुराइयां होती है जो जीवन को आडंबरपूर्ण यानी कि दिखावटी, आडंबरपूर्ण का मतलब क्या होता है, दिखावटी, और दूबर बना देती है, मुश्किल, कठिन। दूबर का मतलब क्या होता है, कठिन। ठीक है, सॉरी मात्रा गलत लग गई मुझसे। क्या हम क्या लिखना चाहते हैं और क्या लिखते हैं, कठिन बना देती है। इन्हीं विसंगतियों का पर्दाफाश परसाई जी ने किया है। पर्दाफाश का मतलब क्या है, सच्चाई बताने का प्रयास करा है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमारे व्यक्तित्व को विघटित कर देती है, यानी कि बांट देती है। विघटित यानी कि बांट देती है, अलग कर देती है, थोड़ा सा दूबर कर देती है, या हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को समाप्त कर देती है। परसाई जी के लेख पढ़ने के बाद हमारा ध्यान इन विसंगतियों और कमजोरी की ओर बरबस चला जाता है। पहले तो हमने नहीं सोचा कि हमारे अंदर ये बुराई है, लेकिन परसाई जी ने व्यंग करके जब बता दिया तो हम स्पेशल उसी चीज़ को देखेंगे। पहले तो हमें पता नहीं था कि भाई हमें ना कैसे तेज बोलते थे, कोई भी, जैसे हमने कैसी आवाज़ निकाली, अजीब सी आवाज़ निकाली। हमारे दोस्त ने हमको कमेंट करके बताया कि भाई इसकी जैसी आवाज़ निकालेगा तो थोड़ा लोग बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, उल्टा अर्थ बोलते हैं ना वैसा वाला। तो फिर हमको पता चला और ये क्या बोल रहा है, ये मेरे बारे में बोल रहा है, इसका मतलब मैं ज़्यादा बोलता हूँ, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा चपर चपर कर रहा हूँ। तो मुझे अपनी इस कमजोरी को दूर करना है, मुझे अब थोड़ा सा सलीके से रहना है। तो हम उन चीज़ों में थोड़े से सतर्क हो जाते हैं। तो व्यंग ऐसे ही होते हैं, जब तक हमें व्यंग का पता नहीं चलता तब तक हम जीते जाते हैं, लेकिन जैसे ही पता चल जाता है हम उस जो कमजोरी है हमारी, जो भी बुराई है, उसको थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश कर जाते हैं। तो यही उनका उद्देश्य था। परसाई जी की शैली व्यंग प्रधान है। एक प्रकार से परसाई जी व्यंग लेखक ही है। आजकल व्यंग का नाम आते ही परसाई जी का नाम अपने आप सफल व्यंग लेखकों में आ जाता है। इनके व्यंग के विषय सामाजिक एवं राजनीतिक है। समय की कमजोरियों एवं राजनीति के फरेबो, ये क्या है, फरेबो, और फरेबो का मतलब क्या होता है, झूठ, ठीक है। पर करारे व्यंग लिखने में ये सिद्धहस्त है। सिद्धहस्त क्या होता है, मतलब जो भी फरेब थे या जो भी झूठ था, उस झूठ को बताने में ये माहिर थे। सिद्धहस्त का मतलब क्या होता है, माहिर थे, ठीक है। हम इसका अर्थ क्या लिखेंगे, सिद्धहस्त, माहिर थे या कुशल थे,
या फिर कुशल थे। ठीक है, कुशल थे। बोलचाल के शब्दों तत्सम विदेशी शब्दों का चुनाव उत्तम है। कहाँ कौन सा शब्द अधिक चोट करेगा, कौन सा शब्द बात को अधिक अर्थवत्ता प्रदान करेगा, इसका ध्यान परसाई जी को सदा रहता है। भाषा में व्यवहारिकता लाने के लिए इन्होंने उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करा। तो ये तो हो गई उनकी क्या, भाषा शैली। ठीक है, ये भाषा शैली, ये भी आपको लिखना है। अब आता है भाई, क्योंकि हमारा साहित्यिक परिचय तो हो गया। देखो आपने साहित्यिक परिचय कितने पेज लिखने हैं आपको यहाँ से। सबसे पहले तो आपको इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, एक छोटे से पैराग्राफ में देना, ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर यहाँ से आपको साहित्यिक परिचय, अगर आपको पूरा याद नहीं हुआ, होगा भी नहीं पूरा याद, एज इट इज़ याद नहीं होता है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद होता है, तो आपको वैसे याद करके लिखना है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। फिर ये छोटी सी थोड़ी सी इनकी रचनाएं हैं, ये भी रचना है उनकी। ठीक है, ये भी लिखनी है। और फिर आती है उनकी, ये आ गया उनका साहित्य में स्थान, एक ये भी लिखना है और एक ये भी लिखना है। ठीक है, इतना आपका साहित्यिक परिचय होगा, क्योंकि 80 शब्द लिखने हैं तो इतना तो लिखना पड़ेगा। अब आते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, निंदा रस में क्या बताया गया है। तो देखिए, प्रस्तुत संकलन में निंदा रस निबंध व्यंग की दृष्टि से एक सुंदर कलाकृति है, और ऐसी सुंदर कलाकृतियाँ हरिशंकर परसाई जी कर सकते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मैं 9th में थी तब हमारे RBSC बोर्ड में एक हरिशंकर परसाई जी की एक कहानी थी, या फिर मैंने एक बार दूरदर्शन पे भी एक कहानी देखी थी। हरिशंकर परसाई जी के दूरदर्शन पे कई कहानियाँ आती हैं। आप दूरदर्शन तो देखते नहीं होंगे, क्योंकि चैनल इतने हो गए कि दूरदर्शन को आजकल पूछता कौन है। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है ना, कि आपको कहाँ से ये नॉलेज मिली, ये कहाँ से नॉलेज है, ये कहाँ से है, तो वो सारा नॉलेज दूरदर्शन पर भरा पड़ा है। बहुत सारा नॉलेज है, आप कभी देखिएगा निकाल कर समय। अनेक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने स्वभाववश अकारणीय निंदा में रस लेते रहते हैं। यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण एक दूसरे से, मैंने जब बताया था जैसे दोस्त थे ग्रुप में, उसमें से एक बच्चे की नौकरी लग गई, एक लड़की की नौकरी लग गई, तो दूसरा जो है अपने दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं उनको बता रहा है कि भाई या तो उसने चीटिंग करी होगी, या फिर रिश्वत दी होगी, या फिर उसके पापा की अप्रोच लगी होगी, या फिर कोई कोटे में उसका ST SC कोटे में उसका सिलेक्शन हुआ होगा। कैसे भी हुआ हो, एटलीस्ट उसकी नौकरी लग चुकी है, फाइनल वो एक गवर्नमेंट जॉब करता है। हम तो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे जलन कर रहे हैं, जलनवश हम उसकी बुराई करेंगे। जो व्यक्ति जलन नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, उसके साथ द्वेष नहीं रखेगा, वो क्या कहेगा, भाई या तो उसकी किस्मत थी, भाई चलो अच्छी है, बच्चे ने मेहनत करी, क्योंकि कोटा तो सबका लगता है, रिजर्वेशन तो सबको मिलता है, तो क्या सारे ST SC के बच्चे सारे जॉब करने लग जाते? उनमें भी तो कंपटीशन होता है ना। तो हम ऐसा कह के उसको ये बात कह सकते हैं, ना कि उसके प्रति बुराई करे या उसकी निंदा। बुराई क्या है? निंदा। और ईर्ष्यावश उसका नुकसान करने के लिए लोग उसके बारे में गलत कहे, भले ही वो अच्छा पद प्राप्त कर चुका है, लेकिन गलत कहे। हम जब वो गलत कहेंगे तो हम सुख प्रदान करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, तो हमें रस मिलेगा। तो वो निंदा रस क्या है? बुराई जब की जाती है तो जिसके द्वारा की जा रही है, जब उसको आनंद प्राप्त हो रहा है तो वो निंदा रस ले रहा है, और बुराई जिसके सामने की जा रही है और वो बुराई को सुनते सुनते आनंद ले रहा है, तो वो भी निंदा रस ले रहा है। तो दोनों के लिए निंदा रस है। अकारण ही निंदा में रस लेते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए बड़ों की निंदा में निर्लिप्त भाव से मग्न रहते हैं, और कुछ मिशनरी निंदक होते हैं, और कुछ अन्य भावों से प्रेरित होकर निंदा कार्य में रत रहते हैं। अब इन मिशनरी निंदक और दूसरे निंदक कौन से होते हैं, ये भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इस निबंध में परसाई जी ने निंदकों की अच्छी खबर ली है, उन पर करारी चोट की है, प्रहार तीव्र होते हुए भी पढ़ने में रुचि बनी रहती है, इंटरेस्ट पूरा बना रहता है, एंड तक इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि बुरा निंदा रस के बारे में बताया जा रहा है, क्या है कैसे है। तो वो सारे उन्होंने आत्मपरक बताया है, खुद को आगे बढ़ाते हुए खुद को उस रस में या उस चैप्टर में ढाल कर और उसमें पात्र बनाकर फिर इस कथाओं को या निबंधों को या उपन्यास को आगे बढ़ाने का प्रयास करा है। तो किस किस को समझ में आया भाई, किन किन बच्चों को समझ में आया कि निंदा रस क्या होता है, और कौन इस रस को लेता रहता है, और कौन इस रस से दूसरों को आनंदित करता रहता है भाई। तो बच्चों देखिए, आज हमने यहाँ पर यूपी बोर्ड 12 क्लास हिंदी गद्य भारती में
5वां चैप्टर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 7 चैप्टर है क्योंकि सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया था इस वजह से। तो निंदा रस के लेखक हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय पढ़ा है, साहित्यिक परिचय पढ़ा है, और मैंने बता भी दिया है आपको साहित्यिक परिचय में कितना लिखना है। आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद नोट डाउन करना है, तो आपका जो साहित्यिक परिचय वो क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर निंदा रस नामक निबंध के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।